तो चलिए बात करते हैं भारत के संविधान की, जिसे अक्सर इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसके दिल में बसते हैं हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक से किया गया एक बहुत बड़ा वादा है, उनकी आज़ादी और सम्मान की रक्षा का वादा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर संविधान का वो सबसे बड़ा वादा है क्या? वो कौन सी गारंटी है जो हमारे लोकतंत्र की पूरी बुनियाद बनाती है? और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 3 में, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं है, ये तो सभी नागरिकों के लिए उनकी आज़ादी की एक पक्की गारंटी है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे किसी की जाति, धर्म, लिंग या जन्म की जगह कुछ भी हो। ठीक है, तो आप थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इससे पहले कि हम एक एक करके अधिकारों की लिस्ट देखें, हमें उन दो मजबूत पिलर्स को समझना होगा जो इन अधिकारों को असली ताकत देते हैं, और ये हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। तो देखिए, ये दोनों आर्टिकल्स मिलकर एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। आर्टिकल 12 ये बताता है कि राज्य या द स्टेट कौन है, मतलब इन अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है। और वहीं आर्टिकल 13 हमें जुडिशियल रिव्यू की ताकत देता है, यानी अगर कोई कानून इन अधिकारों के खिलाफ जाता है तो क्या होगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा को बहुत बड़ा कर देता है। इसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें ही नहीं आती, बल्कि हमारी संसद, राज्यों की विधानसभाएं, नगर पालिकाएं, पंचायतें, मतलब सरकार के कंट्रोल में काम करने वाली हर संस्था शामिल है। और इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स मुख्य रूप से इन्हीं सरकारी संस्थाओं के खिलाफ लागू होते हैं। और अब आती है एक बहुत ही पावरफुल बात। सोचिए, कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले बना हो या बाद में, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराता है तो आर्टिकल 13 उसे वहीं पर अमान्य यानी वॉइड घोषित कर देता है। यही वो आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर रखता है। तो जब हमने ये मजबूत नींव समझ ली है, तो चलिए अब उन 6 मुख्य अधिकारों पर नजर डालते हैं जो हर नागरिक के लिए एक संवैधानिक ढाल की तरह काम करते हैं। हमारा संविधान इन मौलिक अधिकारों को 6 मेन कैटेगरीज में बांटता है। ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्लासिफिकेशन हर नागरिक को मजबूत बनाने का एक साफ रास्ता दिखाता है। अच्छा, अब इन बड़ी बड़ी कैटेगरी से हटकर कुछ खास और असरदार अधिकारों पर फोकस करते हैं, ताकि ये समझ आए कि असल में इनका मतलब क्या है। समानता के अधिकार को देखें तो आर्टिकल 14 में 2 बड़ी बातें हैं। पहली, कानून के समक्ष समानता, जिसका सीधा मतलब है कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कानून सबके लिए एक बराबर है। और दूसरी बात, कानूनों का समान संरक्षण, जो ये पक्का करता है कि एक जैसी सिचुएशन में सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाए। अब आता है आर्टिकल 19, जो किसी भी लोकतंत्र की जान होता है। ये हमें 6 बहुत जरूरी आज़ादियां देता है। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कहीं भी रहने और बसने की आज़ादी, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। एक और बहुत जरूरी अधिकार है जो इंसानी गरिमा की रक्षा करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार यानी बिना पैसों के जबरदस्ती काम करवाना और खतरनाक कामों में बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक लगाता है। ये अधिकार खासकर कमजोर लोगों को शोषण से बचाने में बहुत अहम है। तो अब तक हमने अधिकारों की बात की, पर सवाल ये है कि अगर ये अधिकार कोई छीनने की कोशिश करे तो इन्हें लागू कौन करवाएगा? वो क्या चीज़ है जो इन्हें सिर्फ कागज पर लिखे वादों से ज्यादा बनाती है? इस सवाल का जवाब इतना जरूरी है कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था, एक ऐसा आर्टिकल जिसके बिना ये संविधान कुछ भी नहीं, ये संविधान का दिल और आत्मा है। ये शब्द ही इस अधिकार की अहमियत बताने के लिए काफी हैं। और ये ही है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो चाबी है जो इंसाफ का दरवाजा खोलती है। ये हर नागरिक को ये ताकत देती है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो वो किसी और अदालत में जाए बिना सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकता है।
आप इन्हें एक तरह के सुपर पावर वाले कानूनी आदेश समझ सकते हैं जो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करती है। ये हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियूरियारी और क्यो वारंटो। इनमें जो सबसे मशहूर रिट है हेबियस कॉर्पस, उसका मतलब होता है शरीर को पेश करो। ये रिट किसी भी इंसान को गैर कानूनी हिरासत से बचाता है। मान लीजिए किसी को गलत तरीके से पकड़ लिया गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश देता है कि उस इंसान को हमारे सामने लाओ और बताओ कि उसे क्यों पकड़ा है। इसे व्यक्तिगत आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मुद्दा सिर्फ अधिकारों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो असलियत में काम कैसे करते हैं, उन्हें लागू कैसे करवाया जाता है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ अच्छी अच्छी किताबी बातें नहीं हैं, ये असली हैं, न्यायोचित हैं, इनकी रक्षा होती है और इन्हें लागू करवाया जा सकता है। तो ये जो तस्वीर है ना, ये भारत के संविधान के एक बहुत ही बुनियादी वादे की आत्मा को पकड़ती है। एक ऐसा वादा जो न्याय, आज़ादी और सबसे बढ़कर समानता के खंभों पर टिका है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये वादा है क्या। और इस वादे का दिल है आर्टिकल 14। ये आर्टिकल कहता है कि सरकार किसी भी इंसान को कानून के सामने बराबरी या कानून के बराबर संरक्षण से मना नहीं कर सकती। अब हो सकता है ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगे, है ना, लेकिन असल में ये बराबरी के दो बहुत ही अलग और बहुत ही पावरफुल पहलू हैं। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 14 में असल में दो अलग अलग आइडिया मिलते हैं। एक तरफ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने बराबरी, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसे आप एक नेगेटिव अधिकार की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये सरकार को किसी को भी खास सहूलियत देने से रोकता है। सीधा सा मतलब है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी तरफ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानून का बराबर संरक्षण, जो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये एक पॉजिटिव अधिकार है। ये सरकार से कहता है कि वो एक जैसे हालात में मौजूद लोगों के लिए बराबरी पक्की करने के लिए कदम उठाए। और ये उन 5 खंभों में से पहला है जिनसे मिलकर बनता है समानता का अधिकार। चलिए देखते हैं कि बाकी के खंभे इस नींव पर कैसे टिके हैं। आर्टिकल 14 से 18 ये सब मिलकर बराबरी की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। हर आर्टिकल एक अलग ऐतिहासिक नाइंसाफी को जड़ से खत्म करने की बात करता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है आर्टिकल 15, जो भेदभाव की दीवार को तोड़ता है। ये पक्का करता है कि दुकानों, होटलों या कुओं और तालाबों जैसी पब्लिक जगहों पर किसी के साथ उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। मतलब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव मना है। अच्छा, पब्लिक नौकरियों का क्या? आर्टिकल 16 इसी मुद्दे पर बात करता है। ये पक्का करता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने का बराबर मौका मिले, और ये मौका सिर्फ और सिर्फ काबिलियत पर आधारित हो, किसी जान पहचान पर नहीं। लेकिन आप जानते हैं, बराबरी सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, ये सम्मान की भी बात है। आर्टिकल 17 एक बहुत गहरी सामाजिक बुराई पर चोट करता है, छुआछूत, एक ऐसी प्रथा जो लोगों से उनकी इंसानियत छीन लेती है, और हमारा संविधान इसे किसी भी रूप में पूरी तरह खत्म कर देता है। और आखिर में है आर्टिकल 18, जो समाज में ऊंच नीच की आखिरी दीवारों को भी गिरा देता है। ये मिलिट्री और अकादमिक सम्मानों को छोड़कर बाकी सभी खानदानी उपाधियों, टाइटल्स को खत्म करता है। मकसद यह है कि एक ऐसा समाज बने जहां किसी की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और किरदार से तय हो। तो ये हैं बराबरी के वो 5 मजबूत स्तंभ। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है मोनोमिक, EDOU। इस एक शब्द से आप संविधान के इस बड़े वादे को आसानी से याद रख सकते हैं। पर यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करना ही हमेशा असली बराबरी है? बस यहीं आकर बराबरी का सीधा साधा वादा एक ऐसे समाज की उलझी हुई हकीकत से टकराता है जहां ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा असमानता रही है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारी अदालतों ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी उचित वर्गीकरण का आइडिया तैयार किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ अलग बर्ताव कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब ऐसा करने का कोई मजबूत लॉजिकल कारण हो और वो कानून के मकसद को पूरा करता हो। अब इस टेस्ट के 2 हिस्से हैं।
पहला, जिन ग्रुप्स को अलग किया जा रहा है उनके बीच कोई साफ समझने लायक फर्क होना चाहिए, और दूसरा, वो फर्क कानून के मकसद से लॉजिकली जुड़ा होना चाहिए। जैसे प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, जहां ज्यादा कमाने वाले लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, वो इस टेस्ट को पास करता है। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल्स में एक साफ फर्क है और ये फर्क दौलत के सही बंटवारे के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। और ये सिद्धांत सबसे ज्यादा अहम हो जाता है आरक्षण यानी अफर्मेटिव एक्शन के बहुत ज्यादा बहस वाले मुद्दे में, जिसकी असली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक मामले में हुई। ये सब शुरू हुआ 70 के दशक के आखिर में मंडल कमीशन के साथ, लेकिन 1989 में जब सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की इसकी सिफारिश को लागू किया गया तो पूरे देश में एक बहस छिड़ गई, जो आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। मामला काफी पेचीदा था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि आरक्षण मेरिट के सिद्धांत को कमजोर करता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि सदियों से चली आ रही नाइंसाफी को दूर करने और सबको बराबरी का मौका देने के लिए ये एक जरूरी कदम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाया। कोर्ट ने 27% आरक्षण को तो सही ठहराया, लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही जरूरी सीमा और शर्तें भी लगा दी ताकि ये पॉलिसी अपने असली मकसद से ना भटके। शायद सबसे अहम नियम था 50% की सीमा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में इस लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। यह अवसर की समानता और सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत के बीच एक बहुत ही जरूरी संतुलन था। कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी पेश किया। इससे यह पक्का किया गया कि आरक्षण का फायदा असल में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि उन लोगों तक जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सफर हमें संविधान के एक सीधे सादे वादे से लेकर एक ऐसे आदर्श तक ले जाता है जो आज भी जिंदा है, लगातार बदल रहा है। एक ऐसा आदर्श जिस पर आज भी बहस और सुधार जारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ सुपर पावर्स देता है? आज हम उन्हीं शक्तियों की बात करेंगे, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार की, जो सिर्फ कानून की किताब में लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारी पहचान का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और उनमें भी खासकर स्वतंत्रता का अधिकार, वो हर नागरिक के लिए एक सुपर पावर की तरह है। यह हमें बोलने, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने और आगे बढ़ने की ताकत देता है और साथ ही हमारी रक्षा भी करता है। तो आज हम इन अधिकारों को समझने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। हम अपने सुपर पावर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इन शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हैं और आखिर में जानेंगे कि हमारा संविधान हमें किन मजबूत ढालों से बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर की। ये हमें मिलती है अनुच्छेद 19 से। आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी कई तरह की आजादियां टिकी हुई हैं। तो अनुच्छेद 19 हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 6 अलग अलग तरह की सुपर पावर्स देता है। जरा सोचिए, ये एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों का एक पूरा टूल किट है। और ये अधिकार हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। मतलब अपनी बात रखने की आजादी, शांति से अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा होने का हक, कोई यूनियन या एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी कानूनी काम करने की पूरी आजादी। यही वो चीजें हैं जो लोकतंत्र को असलियत में जमीन पर उतारती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो हमारी ये स्वतंत्रताएं भी अनलिमिटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन अधिकारों की कोई सीमा ही नहीं है? क्या कोई भी कुछ भी कह सकता है या कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार कुछ खास हालात में इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकती है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि ये रोक मनमानी ना हो, बल्कि कानून के दायरे में हो, निष्पक्ष हो और तर्कसंगत हो। और ये प्रतिबंध किसी भी वजह से नहीं लगाए जा सकते। संविधान में साफ साफ बताया गया है कि किन वजहों से सीमाएं लगाई जा सकती हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या किसी की मानहानि को रोकना। इन सब का मकसद बस एक ही है, व्यक्तिगत आज़ादी और समाज के हित के बीच एक बैलेंस बनाना। तो अब तक हमने बात की हमारी एक्टिव शक्तियों की। अब हम बात करेंगे संविधान से मिली पहली रक्षा करने वाली ढाल की। ये है अनुच्छेद 20, जो हमें अन्याय से बचाता है। अनुच्छेद 20 हमें 3 बहुत ही मजबूत ढाल देता है।
पहली, किसी को उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध था ही नहीं। दूसरी, एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरी, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये ढालें हमें राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाती हैं। अब हम उस आर्टिकल पर आते हैं जिसे अक्सर मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है। ये है अनुच्छेद 21, जो हमारी बाकी सभी स्वतंत्रताओं को असल मायने देता है। अनुच्छेद 21 की भाषा बहुत सीधी है, लेकिन उतनी ही शक्तिशाली। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी आज़ादी को सिर्फ और सिर्फ कानून के रास्ते से ही छीना जा सकता है, किसी और तरीके से नहीं। यही एक लाइन है जो एक लोकतांत्रिक देश और एक पुलिस राज के बीच का फर्क तय करती है। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन शब्द की परिभाषा को बहुत बड़ा बना दिया है। जैसा कि मेनका गांधी केस में कहा गया, जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण, सार्थक और पूरा जीवन जीना है। और इसी वजह से आज निजता, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे कई अधिकार इसमें शामिल हो गए हैं। और इसी गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को और मजबूत करते हुए 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, क्योंकि शिक्षा के बिना एक गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना करना अधूरा है। चलिए, अब हम अपनी आखिरी ढालों पर आते हैं। ये वो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तब करते हैं जब उसे गिरफ्तार किया जाता है। ये हैं अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए सुरक्षा उपाय। अगर किसी को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 उसे 3 बड़े साफ अधिकार देता है। उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का हक है, और सबसे जरूरी, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये मनमानी हिरासत को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। अब यहाँ 2 तरह की हिरासत को समझना बहुत जरूरी है। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी दंडात्मक निरोध। ये तब होता है जब किसी को अदालत में जुर्म साबित होने के बाद सजा मिलती है। और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध। इसमें किसी को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है। ये बिना ट्रायल के होता है, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा होती है। तो हमने अपनी सुपर पावर्स और अपनी ढालों को समझ लिया है। चलिए अब इन सभी को एक साथ रख कर देखते हैं, ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएं। इसे ऐसे याद रखिए, अनुच्छेद 19 देता है 6 आजादियां, अनुच्छेद 20 देता है आपराधिक मामलों में 3 ढाल, अनुच्छेद 21 देता है जीवन और गरिमा की सबसे बड़ी शक्ति, और अनुच्छेद 22 देता है गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा। ये एक नागरिक की टूल किट के 4 सबसे जरूरी औजार हैं। तो भारत का संविधान हमें सिर्फ आज़ादी ही नहीं देता, बल्कि ये हर नागरिक की गरिमा, उसकी डिग्निटी की रक्षा का वचन भी देता है। ये एक ऐसा अधिकार है जो हमें इंसान होने का असली सम्मान दिलाता है। तो आज हम इसी से जुड़े एक बहुत जरूरी अधिकार को समझने वाले हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 23 और 24 से। चलिए इसके हर पहलू को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है। और इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है, किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस अधिकार का जो पहला स्तंभ है वो है आर्टिकल 23(1), और ये कई तरह के शोषण के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल की तरह काम करता है। और पता है इस अधिकार की सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हमें आम नागरिकों से भी बचाता है। मतलब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण नहीं कर सकता। अच्छा, एक शब्द है बेगार। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी से जबरदस्ती काम करवाना और उसके बदले में कोई पेमेंट ना देना। ये एक बहुत पुरानी सामाजिक बुराई थी जिसे हमारे संविधान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो ये आर्टिकल कई तरह के शोषण पर रोक लगाता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इंसानों को चीजों की तरह खरीदना बेचना। फिर है बंधुआ मजदूरी, जिसमें किसी को कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसाकर काम करवाया जाता है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को मिनिमम वेज से कम पैसे दिए जा रहे हैं तो वो भी एक तरह का फोर्स लेबर यानी बलात् श्रम ही माना जाएगा। लेकिन हर नियम की तरह यहां भी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। आर्टिकल 23(2) सरकार को कुछ खास हालात में अनिवार्य सेवा यानी कंपल्सरी सर्विस लागू करने की इजाजत देता है।
तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? किसी के पर्सनल फायदे के लिए जबरदस्ती काम करवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन जब बात देश की हो, यानी किसी पब्लिक पर्पस के लिए, तो सरकार अनिवार्य सेवा की मांग कर सकती है। पर सरकार ऐसा मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। इसके लिए भी शर्तें हैं। सरकार को यह पक्का करना होगा कि ऐसी सेवा लागू करते समय धर्म, जाति या क्लास के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। यही वो शर्त है जो इस पावर के गलत इस्तेमाल को रोकती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों की सुरक्षा की। इसके लिए हमारे संविधान में है आर्टिकल 24। ये आर्टिकल हमारे देश के भविष्य को, यानी हमारे बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। बस एक नंबर याद रखना है, 14 साल। यही वो उम्र है जो आर्टिकल 24 का आधार है और बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी दूसरे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये रोक सिर्फ खतरनाक कामों पर है। इसका असली मकसद बच्चों के बचपन को बचाना है, ताकि वो स्कूल जा सकें, पढ़ लिख सकें और उनका भविष्य सुरक्षित हो। तो चलिए अब इन दोनों आर्टिकल्स को याद रखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक देखते हैं। ये खास तौर पर एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगी। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? कंफ्यूजन हो जाता है। पर इसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए, दोनों आर्टिकल्स में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि आर्टिकल 23 सभी लोगों के लिए है। ये हर किसी की गरिमा की रक्षा करता है। वहीं आर्टिकल 24 सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, उनके बचपन को बचाने के लिए। तो एक का दायरा काफी बड़ा है और दूसरे का बहुत स्पेसिफिक। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है। 23 मतलब जबरदस्ती का काम नहीं, और 24 मतलब बच्चों से काम नहीं, बस इतना ही। यानी एक आपकी गरिमा की रक्षा करता है और दूसरा हमारे बचपन की। कभी सोचा है कि इतने सारे धर्मों और विश्वासों वाला हमारा देश भारत शांति से एक साथ कैसे रहता है? वेल, इसका जवाब हमारे संविधान में है, खास तौर पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। और सुनिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा कानून इतनी सारी डाइवर्सिटी के बीच हर किसी के लिए आस्था की आज़ादी को कैसे पक्का करता है? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, और इसका राज छिपा है संविधान के आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक में। तो चलिए मिलकर इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये कहते क्या हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता का वादा, फिर बात करेंगे आर्टिकल 25 यानी व्यक्तिगत आस्था की। उसके बाद आर्टिकल 26 में सामूहिक अधिकारों को समझेंगे, फिर आर्टिकल 27 और 28 में स्टेट की न्यूट्रलिटी पर नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता एक ढाल की तरह कैसे काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के वादे की। देखिए, हर बड़े अधिकार के पीछे ना एक बड़ा आइडिया होता है। आइए जानते हैं कि वो आइडिया क्या है। भारत की धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म दुनिया से थोड़ा अलग है। ये बहुत यूनिक है। यहाँ स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता, वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे स्टेट एक न्यूट्रल अंपायर है जिसका काम बस ये देखना है कि खेल फेयर हो। और यही सोच, ये आइडिया हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के कानूनों की बुनियाद है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आर्टिकल 25 यानी व्यक्तिगत आस्था। चलिए अब इस अधिकार के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, क्योंकि ये हम में से हर एक नागरिक से जुड़ा है। ये आर्टिकल समझिए हर भारतीय से एक पर्सनल प्रॉमिस करता है। आपका दिल, आपकी आत्मा आपकी है। आप जो मानना चाहें, जैसे मानना चाहें, आपको पूरी आज़ादी है। और ये आज़ादी सिर्फ आपके मन तक ही सीमित नहीं है, आप इसे दुनिया के सामने खुलकर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो इस आज़ादी के 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब आपके और ईश्वर के बीच का जो भी रिश्ता है वो बिल्कुल प्राइवेट है। दूसरा, राइट टू प्रोफेस, यानी ये कहने की आज़ादी कि हाँ, मैं इस धर्म को मानता हूँ। तीसरा है राइट टू प्रैक्टिस, मतलब दिवाली पर दिए जलाना हो या ईद पर नमाज पढ़नी हो, आप कर सकते हैं। और चौथा, राइट टू प्रोपगेट, यानी अपनी आस्था की अच्छी बातें दूसरों को बताना। लेकिन एक मिनट रुकिए, हर आज़ादी की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं।
इसे आप एक खुली सड़क की तरह समझ सकते हैं, पर उस पर भी तो ट्रैफिक रूल्स होते हैं ताकि सब सुरक्षित रहें, है ना? तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? देखिए, पहला है पब्लिक ऑर्डर, मतलब आप धार्मिक जुलूस निकालिए, बिल्कुल निकालिए, लेकिन ट्रैफिक जैम करके किसी एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोक सकते। दूसरा है मोरालिटी, मतलब ऐसी कोई भी प्रथा जो समाज के लिए हानिकारक हो, उस पर रोक लगाई जा सकती है। और तीसरा है हेल्थ, जैसे किसी महामारी के दौरान धार्मिक गैदरिंग्स को रोका जा सकता है ताकि बीमारी और ना फैले। ये जो खुलता हुआ ताला आप देख रहे हैं, ये सब कुछ कह देता है। आपका मन, आपकी आस्था एक खुले आसमान की तरह है जिस पर कोई ताला नहीं लगा सकता। बस यही है आर्टिकल 25 का असली मतलब। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आर्टिकल 26। ये है कलेक्टिव राइट्स यानी सामूहिक अधिकार। अब तक हम एक इंसान की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं पूरे समुदाय की। इसे ऐसे समझिए, अगर आर्टिकल 25 हर प्लेयर को खेलने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 26 पूरी टीम को अपना क्लब चलाने का हक देता है। ये धार्मिक समुदायों को अपनी संस्थाएं बनाने और उन्हें अपने हिसाब से चलाने की पूरी आज़ादी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कोई भी धार्मिक समुदाय अपना पूजा स्थल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकता है, अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज कर सकता है। वो चल और अचल संपत्ति यानी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है और कानून के दायरे में रहकर उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, एक मंदिर है और उसके पास अपनी चाबी है, सेल्फ मैनेजमेंट। बस यही है आर्टिकल 26 का सबसे सीधा साधा मतलब। समुदाय अपने धार्मिक घर का मालिक है और उसे अपने मामले चलाने का पूरा अधिकार है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आर्टिकल्स 27 और 28, स्टेट न्यूट्रलिटी। अब बात होगी पैसे और पढ़ाई की। सवाल ये है कि स्टेट और धर्म के बीच में वो लकीर कहाँ खींची गई है। आर्टिकल 27 बिल्कुल साफ कहता है, हम और आप जो टैक्स देते हैं वो पैसा सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए है, किसी एक खास धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं। सरकार किसी भी एक धर्म को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती। इसे कहते हैं फाइनेंशियल सेक्युलरिज्म। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेट का खजाना यानी पब्लिक मनी सुरक्षित है। ये पक्का किया गया है कि जनता का पैसा सभी के लिए हो, किसी एक धार्मिक समूह को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। अब आते हैं स्कूलों पर। आर्टिकल 28 यहाँ 3 सिंपल रूल्स बताता है। पहला, जो स्कूल पूरी तरह से स्टेट के पैसों से चलते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। दूसरा, जो संस्थान किसी ट्रस्ट के तहत बने हैं और स्टेट उन्हें एडमिनिस्टर करता है, वहाँ इसकी इजाज़त है। और तीसरा, वो स्कूल जिन्हें स्टेट से मान्यता मिली है या मदद मिलती है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर वॉलंटरी बेसिस पर, मतलब किसी स्टूडेंट को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, ट्रैफिक लाइट। सरकारी स्कूल के लिए समझिए रेड लाइट, बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट वाले स्कूलों के लिए येलो लाइट, इजाज़त है। और सरकार से मदद पाने वाले स्कूलों के लिए ग्रीन लाइट, आप दे सकते हैं, पर तभी जब स्टूडेंट की मर्जी हो। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, धर्मनिरपेक्षता की ढाल। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत की डाइवर्सिटी को कैसे बचाते हैं। तो ये हैं धार्मिक स्वतंत्रता के 4 पिलर्स। आर्टिकल 25 एक व्यक्ति के लिए, आर्टिकल 26 पूरे समुदाय के लिए, आर्टिकल 27 पैसे के मामले में स्टेट की न्यूट्रलिटी के लिए और आर्टिकल 28 शिक्षा के लिए। हर एक पिलर बहुत जरूरी है और जब ये साथ मिलते हैं तो एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। यही है वो संवैधानिक ढाल जो भारत के सेक्युलर फैब्रिक यानी धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की रक्षा करती है। ये 4 आर्टिकल्स सिर्फ कानून के पन्ने नहीं हैं, ये मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। एक ऐसा कवच जो ये पक्का करता है कि हर व्यक्ति की आज़ादी भी बनी रहे और समाज में हार्मनी भी, और कोई भी धर्म दूसरे पर हावी ना हो। सोचिए, भारत, कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितनी तरह की संस्कृतियां, बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह। पर ये सारे फूल एक साथ कैसे खिले रहते हैं? इसका जवाब हमारे संविधान में है। आज हम उन्हीं 2 खास अधिकारों को समझने वाले हैं जो भारत की इस अनोखी खूबसूरती को बचाकर रखते हैं। तो सवाल यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कैसे करता है? जवाब सिर्फ किसी कानून की किताब में नहीं है।
ये हमारे देश की आत्मा में है और इसकी गारंटी देता है हमारा संविधान। जी हां, जवाब छिपा है हमारे संविधान के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये अधिकार हैं क्या। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 की। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 29 से। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, हर नागरिक की जो कल्चरल हेरिटेज है, जो विरासत है, उसे बचाना। संविधान में लिखे शब्दों पर गौर कीजिए। विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति, मतलब भारत के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों का कोई भी ग्रुप जिनकी अपनी एक खास भाषा है या लिखने का तरीका यानी स्क्रिप्ट है या फिर उनका अपना कल्चर है, तो उन्हें उससे बचाने का पूरा पूरा हक है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को लगता है कि ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि ये अधिकार नागरिकों के किसी भी ग्रुप पर लागू होता है, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। बस शर्त यह है कि उनका एक अपना अलग कल्चर होना चाहिए। और सच कहूं तो यही बात तो भारत को इतना खूबसूरत बनाती है। ये अधिकार पक्का करता है कि हमारे देश के इस कल्चरल गुलदस्ते का हर एक फूल अपनी अलग खुशबू बिखेरता रहे। लेकिन आर्टिकल 29 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक ग्रुप के कल्चर की बात नहीं करता। इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी आर्टिकल 29(2) वो हर एक इंसान के इंडिविजुअल राइट की बात करता है, और वो भी खास तौर पर एजुकेशन के मामले में। देखिए, संविधान यहां एक बहुत बड़ा वादा कर रहा है। साफ साफ लिखा है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे सरकार चलाती है या सरकार से मदद मिलती है, वहां किसी भी नागरिक को सिर्फ उसके धर्म, रेस, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन, पीरियड। तो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 29 के दो हिस्से हो गए। पहला, जो 29(1) है, वो एक कलेक्टिव राइट है, मतलब पूरे ग्रुप का अधिकार अपनी संस्कृति बचाने का। और दूसरा 29(2) वो एक इंडिविजुअल राइट है, मतलब हर एक व्यक्ति का अधिकार कि एडमिशन में उसके साथ भेदभाव न हो। चलिए अब आर्टिकल 29 से आगे बढ़ते हैं और आते हैं आर्टिकल 30 पर। ये आर्टिकल स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए है, उन्हें और अधिकार देने के लिए। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक हैं कौन? और मजे की बात यह है कि हमारे संविधान ने इस शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये दो तरह की माइनॉरिटीज की पहचान करता है, एक रिलीजियस यानी धार्मिक और दूसरी लिंग्विस्टिक यानी भाषाई। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून के तहत 6 कम्युनिटीज को ऑफिशियली माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है: मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को 2 बहुत ही जरूरी अधिकार देता है। पहला, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का अधिकार, मतलब खोलने का अधिकार। और दूसरा, उन्हें अपनी मर्जी से एडमिनिस्टर करने का अधिकार, मतलब चलाने का अधिकार। लेकिन एक सवाल है, अगर इन इंस्टीट्यूशंस को सरकार से मदद चाहिए तो क्या होगा? बस यहीं पर आर्टिकल 30 का दूसरा क्लॉज सामने आता है, जो सरकार का रोल तय करता है। ये नियम बिल्कुल साफ है। सरकार जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मदद यानी ग्रांट देगी, तो वो सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि उसे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी चला रही है, मतलब सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड। तो हमने आर्टिकल 29 और 30 को समझ लिया, पर इन्हें आसानी से याद कैसे रखा जाए, खासकर एग्जाम्स के लिए। चलिए अब एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, जिससे ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बस ये याद रखिए। नंबर 29, आर्टिकल 29 मतलब अपनी संस्कृति बचाओ। और नंबर 30, आर्टिकल 30 मतलब अपना स्कूल चलाओ। सिंपल। 29 संस्कृति बचाओ, 30 स्कूल चलाओ। है ना एकदम आसान। तो चलिए फटाफट सब कुछ समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 29 ये सभी नागरिकों के कल्चरल राइट्स को बचाता है और एडमिशन में भेदभाव को रोकता है। और आर्टिकल 30 ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूट बनाने और चलाने का एजुकेशनल राइट देता है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की धड़कन के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा अनुच्छेद जो हमारे अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखा हुआ वादा नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाता है। तो चलिए अनुच्छेद 32 को जरा और करीब से समझते हैं।
चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से। हमें संविधान से कई अधिकार मिलते हैं, बराबरी का, आज़ादी का, पर कभी सोचा है कि अगर इन अधिकारों को कोई न माने, कोई इनका उल्लंघन करे, तो फिर क्या होगा? कौन है जो इन अधिकारों को असल में लागू करवाएगा? क्योंकि देखिए, कागज पर लिखा हुआ कोई भी अधिकार वो बस एक वादा है। असली ताकत तो उस अधिकार में तब आती है जब उसकी रक्षा की जा सके, उसे लागू करवाया जा सके। और बस यहीं पर हमारा संविधान एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान सामने रखता है। तो यह है अनुच्छेद 32, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें इंसाफ के लिए किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं। वो सीधे डायरेक्ट देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इस अनुच्छेद की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या कहा था। उन्होंने इसे सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि संविधान की आत्मा और हृदय यानी द वेरी सोल एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट बताया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसे हृदय और आत्मा क्यों कहा जाता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। ये वो जरिया है जो बाकी सारे अधिकारों को असरदार बनाता है, उन्हें असली ताकत देता है, उन्हें हकीकत में बदलता है। तो अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को बचाता कैसे है? इसके लिए आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक खास टूल किट है और इस टूल किट में हैं 5 बहुत ही शक्तिशाली हथियार जिन्हें रिट्स या रिट्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हथियार से। इसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सीधा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये अदालत का डायरेक्ट ऑर्डर होता है। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है तो कोर्ट कहेगा उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। फिर कोर्ट जांच करेगा कि हिरासत कानूनी है या नहीं, और अगर गलत पाया गया तो उसे फौरन रिहा करने का आदेश दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं दूसरी रिट पर। यह है मैंडेमस यानी परमादेश। मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। यह तब इस्तेमाल होता है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही हो। ऐसे में कोर्ट उन्हें आदेश दे सकता है, उन्हें अपना काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट कहता है अपना काम करो। तीसरा टूल है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। इसको आप एक स्टे ऑर्डर की तरह समझ सकते हैं। इसका मतलब ही है रोकना। ये एक ऊपरी अदालत निचली अदालत के लिए जारी करती है। कब? जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर कार्रवाई कर रही हो तो ऊपरी अदालत कहती है रुक जाओ, ये तुम्हारे दायरे से बाहर है। अब बात करते हैं चौथी रिट की, सर्ट्योरारी यानी उत्प्रेषण। जहां प्रोहिबिशन रोकने का काम करता है वहीं सर्ट्योरारी सुधारने का काम करता है। इसके जरिए एक ऊपरी अदालत किसी निचली अदालत से पूरा केस अपने पास मंगवा सकती है। क्यों? रिव्यू करने के लिए। अगर ऊपरी अदालत को लगता है कि निचली अदालत ने कोई गलत फैसला दे दिया है तो उस फैसले को रद्द किया जा सकता है। और आखिर में आती है 5वीं रिट, क्वो वारंटो यानी अधिकार पृच्छा। क्वो वारंटो का मतलब है किस अधिकार से। ये रेट अदालत को ताकत देती है कि वो किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से उसकी वैधता पूछ सके। मतलब कोर्ट सीधा सवाल करता है आप इस पद पर किस हक से बैठे हैं, और अगर वो व्यक्ति अपना कानूनी अधिकार साबित नहीं कर पाता तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, ये जो रिट्स जारी करने की ताकत है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट्स के पास भी ये ताकत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो अनुच्छेद 32 से आती है और हाई कोर्ट्स की ताकत जो अनुच्छेद 226 से आती है, इनमें कुछ बहुत ही जरूरी अंतर हैं। चलिए इन अंतरों को आसानी से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना वो खुद एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरा फर्क है दायरे का। अनुच्छेद 32 सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 226 का दायरा इससे काफी बड़ा है। हाई कोर्ट्स मौलिक अधिकारों के अलावा किसी और मकसद के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद आखिर में आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सब आखिर मायने क्यों रखता है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, अनुच्छेद 32 की वजह से ही हमारी न्यायपालिका
संविधान की संरक्षक बन जाती है। वो हम सब नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करती है। वो इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एक सतर्क प्रहरी भी कहा जाता है, जो हमेशा चौकन्ना रहता है। तो अगर इस पूरी चर्चा से एक चीज याद रखनी हो, चाहे परीक्षा के लिए या बस एक जागरूक नागरिक होने के नाते, तो वो ये है, अनुच्छेद 32 का मतलब है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में उपचार। और यही पूरा सिस्टम, यही चीज ये पक्का करती है कि भारत में मौलिक अधिकार सिर्फ दिए नहीं जाते, उनकी गारंटी दी जाती है। ये बस कागजी वादे नहीं हैं, बल्कि एक जिंदा हकीकत हैं। और इस चर्चा को खत्म करते हैं एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी बात के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 32 हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका मतलब इसे संसद भी संशोधन करके हटा नहीं सकती।